ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। व्यवस्था वो नहीं जो हमें दिखाई देती है, बल्कि व्यवस्था वो है जिसके बहाने आम इंसान को हर रोज ठगा जाता है। इस न्यूज के माध्यम से हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप बैंक से लिए गए कर्ज को ना चुकाएं, लेकिन हम आपके सामने कुछ तथ्य भी रख रहे हैं और बहुत से सवाल मौजूदा व्यवस्था के सामने भी रख रहे हैं कि क्या बैंकों के डूबने का कारण वो आम इंसान है जिसने कर्ज लिया और किसी मजबूरीवश उसे चुका नहीं पा रहा है, या फिर वो अधिकारी जो एक अधिकारी की भूमिका न अपनाकर ऐसे पीड़ितों के मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनकी करोड़ों की संपत्ति को बैंकों से मिलकर लाखों में खरीद रहा है। 2009 में सहकार विभाग में कार्यरत उसके उस समय के आयुक्त राजगोपाल देवरा और उनकी पत्नी ने मिलकर रूपी सहकारी बैंक में गिरवी रखी गई एक 7,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट को महज 27 लाख रुपए में खरीदी। गौरतलब हो कि उस समय उसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी और जिस व्यक्ति से वो प्लॉट राजगोपाल देवरा ने खरीदा था वह व्यक्ति रूपी बैंक के करोड़ों रुपए का देनदार था। हद तो तब हो गई जब प्लॉट की खरीद फरोख्त पहले हुई और बैंक ने उसे एनओसी बाद में जारी किया, और ऐसी सहूलियत किसी भी आम आदमी को नहीं मिलती है। ये सारा फर्जीवाड़ा उस समय सामने आया जब रूपी बैंक लिक्विडेशन में गया और उसके बही खातों का ऑडिट एक ईमानदार ऑडिटर ने किया, लेकिन शायद उस ईमानदार ऑडिटर को यह मालूम नहीं था कि मौजूदा व्यवस्था उसकी ईमानदारी से नहीं बल्कि राजगोपाल देवरा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के फर्जीवाड़े से चलता है। और 2007 से 2013 तक मुंबई के सहकार विभाग में कार्यरत वो हर अधिकारी है जो देवरा परिवार के चिकन करी और मटन करी का हर दिन बंदोबस्त करता था, और वो अधिकारी भी गवाह हैं जो अपनी सरकारी गाड़ियां देवरा परिवार की खुशामदी में देकर खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आया जाया करते थे। और खुश नसीब है वो बच्चे जो देवरा परिवार में जन्मे और 20 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों के प्लॉट के मालिक बन गए। अब सहकार विभाग में तैनात मौजूदा उच्च अधिकारी ये कहें कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है तो शायद व्यवस्था के नाम पर इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। बैंकों द्वारा मनमाने ढंग से वसूली को काबू में रखने के लिए सहकारी बैंकों में उपनिबंधक की नियुक्ति की जाती है, और सहकारी संस्थाओं के साथ साथ सहकारी बैंकों को भी अपने द्वारा दाखिल हर रिकवरी एप्लीकेशन को ऐसे उपनिबंधक के पास दाखिल करते समय वसूली रकम के हिसाब से कोर्ट फी और आरबीआई चालान भरना अनिवार्य है। लेकिन मुंबई के सहकारी बैंकों से संबंधित ऐसे उपनिबंधकों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश आज हम कर रहे हैं, जो कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मसलों की सुनवाई न करते हुए ऐसे सहकारी बैंकों के रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उन्हें इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि वो सरकार को उसके राजस्व नुकसान के रूप में करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। वसूली के ऐसे ही मसले से जुड़े सुनवाई की प्रक्रिया में हम एक जमानतदार को उपनिबंधक के सामने उसकी पैरवी के लिए गए। पैरवी के दौरान हमने उपनिबंधक को यह ज्ञात कराया कि बैंक ने सुनवाई से जुड़े दस्तावेजों को किसी भी पक्षकार को नहीं दिया है और इस तरह की सुनवाई कानूनी ढंग से गलत है। सुनवाई के दौरान हमने उपनिबंधक से उनके समक्ष रखी गई फाइलों के निरीक्षण के लिए आग्रह किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दिखाई। निरीक्षण के बाद हमने उपनिबंधक के दफ्तर में उस मसले से जुड़े सारे दस्तावेजों के सर्टिफाइड कॉपी के लिए आग्रह किया, जिसके लिए उन्होंने हमें अनुमति दे दी। लेकिन उपनिबंधक के अनुमति के तुरंत बाद बैंक से जुड़े अधिकारी ने वो फाइल उपनिबंधक के दफ्तर से लेकर बगल में ही स्थित उसके कार्यालय में लेकर भाग गया। ऐसा होने पर हमने उपनिबंधक से पूछा कि सुनवाई से संबंधित फाइलें उनके दफ्तर में होनी चाहिए, न कि बैंक अधिकारियों के पास। आइए देखते हैं उस दौरान हुई सारी नौटंकी को। फाइल इधर कहां से आया? उस ऑफिस का फाइल यहाँ प्राइवेट में आ कैसे सकता है? रिकॉर्डिंग चालू रहेगा, मैं पुलिस बुला रहा हूँ। वहाँ की फाइल यहाँ कैसे आई? मेरे को आपसे ये पूछना है। रिकॉर्ड करेगा चालू होगा 2 मिनट में 1 मिनट। वहाँ की फाइल आपके पास कैसे आई? यू आर नॉट अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार। I am not a deputy registrar, but we have appointed them. You have appointed them. Yes, on behalf of organization, they are working over here. See, on behalf, so should I consider they are the deputy registrar your agent? आप कौन है? सबसे
पहले मुझे ये मैं इसके अंदर आप उसमें रोजनामा पढ़ो, वो डीआर पूछ सकते हैं, आप मुझसे नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। डीआर ने रोजनामा लिख लिया है। लेकिन अगर देखिए हमारे एसोसिएशन में आप आते हो, हाँ। आपका हमने मैडम हम आपके एसोसिएशन में नहीं आए, पहले तो हमें डीआर ने बुलाया है, नोटिस वहां से आई है ना कि आपके यहाँ से। आपसे कोई मतलब नहीं है, वहाँ की फाइल यहाँ आई कैसे? और वो ऑफिस की फाइल यहाँ कैसे है, मैं वो समझ रहा हूँ। देखिए एसोसिएशन की तरफ से ही आपको ये फैसिलिटी दी गई नहीं, है। तो मतलब फैसिलिटी नहीं चाहिए आपको। कैसा फैसिलिटी? कौन सा फैसिलिटी? फैसिलिटी मुझे नहीं चाहिए। के केसेस जो है नहीं, आप ऑथराइज पर्सन के पास कंसीडर करिए ना। किसने दिया? आपका सबसे पहले Who called? Who give us the notice? Whether you had given me the notice, DR had given me the notice. बराबर? I know DR. Now what you want? I want notice में ऑर्डर हो गया है, हाँ। जिसका पूरे फाइल का जेरॉक्स चाहिए मुझे। अब वो फाइल पहली बात तो वहां से आपके ऑफिस में कैसे है ये मैं जानना चाहता हूँ। ये क्या ऑफिस है? एक ऑफिस कैसे हो सकता है मैडम? हाँ? हाँ? What he is saying, he is having only one staff. You are not a staff of that office. हमारा ही स्टाफ है जो DR आपका स्टाफ है। डीआर आपके स्टाफ है? हमारा स्टाफ है। साइबर में बोलवा, साइबर में आपका देर समझ बता मुझे समझना नहीं है आपसे, मैं आपको तो मैं नहीं जानता, मुझे फाइल का जेरॉक्स चाहिए। रुकिए जरा, आप थोड़ा शांत हो। मुझे फाइल का जेरॉक्स चाहिए मैडम, ओके, कौन सा जेरॉक्स चाहिए? पूरा फाइल, पूरा फाइल। एक बैंकिंग में है तो एक बोरोवर सा है, हाँ, ये विटनेस आए, विटनेस हाँ विटनेस हो गया। है ना क्या? हाँ, दोनों फाइल। ये संबंध नहीं, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? घर मुंबई नागरिक एसोसिएशन हाँ, ये क्या लिखा है वो मेरे को बताओ। ऑफिसर है उनका, एक मिनट, तो मतलब मैटर किधर है? मतलब ये आप बोलने का मतलब क्या है? मैटर है किधर? मुझे अपीयर किधर होना है? आपसे नहीं पूछना है, मेरा क्या कहना है, ये आपका एजेंट है क्या? फालतू बात करते हैं। मुझे जॉब चाहिए। ये एजेंट अब मुझे जवाब दो। मैडम नहीं, आप मत दो, हाँ दोस्त को दो, नहीं तो आप भी नहीं ले सकते हो। ये ऑफिस बाहर का फाइल आपके पास नहीं, एक ही ऑफिस है, एक ही ऑफिस है, तो आपका एजेंट है क्या? कौन एजेंट इधर? कौन एजेंट है? नहीं इधर कोई नहीं इधर। जॉब दे दो। आपको इधर क्यों कर रहे हो? साहब ने 4 बार ऑर्डर दिया ना, साहब वो है कि आप है? अब डिसाइड कर लो पहले। जब ऑर्डर हो गया जेरॉक्स आप दीजिए। देखिए आपको जरूरत चाहिए हाँ। आपको मिल जाएगा। बाहर नहीं बैठूंगा, फाइल के साथ लूंगा। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम फाइल के साथ इसको लेंगे। कुछ नहीं होगा। नहीं, इसीलिए नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम क्या है देने को? दे रहे हैं ना, दे दे दो, रहे हैं। दे दो भाई। वो सब देख के पूछ के ही नहीं, ऑर्डर दिया उसने। बोलो अपनी। अभी दे रही है फाइल, कैसे कैसे आप देखा पहले ही पहला फाइल दो। आप फाइल वहां से लेके आना, जेरॉक्स निकल के देने का। तुम दे नहीं रहे फाइल। हाँ मैडम बोलो तो है सर दोनों से ठेवा, कारण कोर्ट चालू आहे, दोनों से ठेवा, एक च्या आधी दोन, हां कारण एक सगळं धावपळ आहे. हिरी चालू आहे, हिरी चालू, हिरी चालू. नहीं, साथ में आदमी देगा मेरा। आपको डर क्या है? आपको डर क्या? हाँ तुम्हाला काय घाबरता काय तुम्ही? क्यों बैठोगे? इतना डर गए मेरे से देख। हाँ काय घाबरता? नाही नाही काय घाबरता तुम्ही? इतना बड़ा फर्जी वाला कि आप डर गए देख के। चलो एक तो चला कोणतरी. हाँ चलो चलो जाओ, कौन थे? साथ में बैंक अधिकारियों की माने तो उपनिबंधक उनका अपना अधिकारी है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर उपनिबंधक महज खाना पूर्ति के लिए सुनवाई क्यों रखता है? सीधे रिकवरी सर्टिफिकेट पर अपना हस्ताक्षर क्यों नहीं कर देता है? बैंक वाले फाइलों में जुड़े दस्तावेजों को देने से इसलिए डर रहे थे क्योंकि उस फाइल में वसूली से संबंधित रकम पर जमा किए जाने वाले जरूरी कोर्ट फीस स्टैम्प जो कि 25,000 रुपया होना चाहिए था, उसकी जगह महज 100 रुपया लगाया गया था।
500 रुपए के RBI चालान के बारे में तो दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था। और हद तो तब हो गई जब हमने यह पाया कि सरकार को 25,500 राजस्व मिलने के बजाय बैंक एसोसिएशन के खाते में 30,000 रुपए की वसूली हुई थी। अब सवाल यह है कि मौजूदा उपनिबंधक की तैनाती मौजूदा सरकार ने उस बैंक एसोसिएशन में की हुई है या फिर बैंक एसोसिएशन ने खुद, ये भी एक गंभीर मसला है। मौजूदा मसले की माने तो ये सारा फर्जीवाड़ा करोड़ों रुपए का है जो कि सरकार के राजस्व में जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी राजस्व में न जाकर ये सारा पैसा बैंक के एसोसिएशन के खाते में उपनिबंधक के मिली भगत से गया हुआ है। फिलहाल RTI के माध्यम से इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी हासिल कर उसे लोक आयुक्त के सामने रखने की प्रक्रिया जारी है। जब झूठ का फैलेगा तो होगा देश का फिर क्या हाल, ये पैसा बोलता